दो कहानियां सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। 90s का दौर है। एक कंपनी रहती है जो अपने क्लाइंट्स को पहले देती है 23% का रिटर्न, अगले ईयर 30% का रिटर्न, अगले ईयर 44% का रिटर्न, और पूरे वॉल स्ट्रीट पे इसी की चर्चा होती है कि भैया कंपनी हो तो ऐसी, और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े से बड़े निवेशक उस पर पैसा लगाते हैं। ये एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसा फंड हाउस होता है जिसको ऑक्सफोर्ड के, जिसको नोबेल प्राइज लॉरेट, जिसको हार्वर्ड के एम्प्लॉयज, इस तरह के ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स संभालते हैं। यहां पर एक चीज रहती है बस कि 97 और 98 में एशिया में एक क्राइसिस होता है, रशिया में एक क्राइसिस होता है, जिसके बाद ये पूरी कंपनी डूब जाती है और पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जी हाँ, पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री डूबने के कगार पे रहता है। ये LTCM जो एक कंपनी है, ये उसके बारे में था दोस्तों। बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो गया था यहाँ पे। इतने ब्राइटेस्ट माइंड थे, इनकी बस एक गलती होती थी, और वो था कि ये लोग ऑलमोस्ट 100x लेवरेज पे वर्क करते थे। इन्हों लोगों ने स्टार्टिंग में डेट लिया था, ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन का मार्केट से पैसा उठाया था, ये सोच के कि हम सूद समेत इनको लौटा देंगे। उस पे लेवरेज का इंजेक्शन लगा दिया और ये चीज बन गई थी करीब करीब $1.12 ट्रिलियन से ये लोग ट्रेड करने लग गए थे। दोस्तों, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें ये सब चीजें अलाउड रहती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे मार्केट को हिला देती हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेज फंड्स के कुछ राज, हेज फंड्स के कुछ सच। कुछ चीजें मैंने पुराने वीडियोस में कवर करी है, लेकिन आज हम थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कहा था मैं 2 स्टोरी बताऊंगा, तो एक और स्टोरी बताता हूं। 2012 का समय है, एक क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, जिसमें कि उनका जो CEO है वो उनके बारे में वार्तालाप करके बता रहा है कि दोस्तों ये क्वार्टर रिजल्ट्स इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा। अब नंबर्स आने वाले हैं आधे घंटे में, पर आपको पता है आधे घंटे के पहले ही अचानक से कुछ बड़े ऑर्डर शॉर्ट सेल होने लग जाते हैं उसी स्टॉक में, और आधे घंटे बाद पता लगता है कि यार रिजल्ट तो बहुत बेकार आया है, और मार्केट एक्चुअली रिएक्ट करता है, वो स्टॉक गिरता है 10%। ना जस्ट इमेजिन, जिस व्यक्ति, जिस इंस्टीट्यूशन, जिस फंड हाउस ने स्टार्टिंग में शॉर्ट सेल कर दिया, वो कितना पैसा कमाया होगा, क्योंकि इनने 5% गिरने के बाद नहीं, इनके बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाया। अब आप लोग सोच रहे हो सर इनसाइडर ट्रेडिंग है, सर ऑपरेटर का गेम है। नहीं, अब आपके कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, AI, मशीन लर्निंग जैसी चीजें अब फंड हाउसेस, हेज फंड हाउसेस यूज करने लग गए। बेसिकली इनके कंप्यूटर, इनके मशीन, बिफोर द CEO, बिफोर कोई बड़ा मैनेजमेंट वाला बंदा आके वार्तालाप करता है, वो इनके बॉडी लैंग्वेज और सारी चीजों को स्कैन करके स्टडी कर लेते हैं कि लास्ट 60-70 टाइम्स जब भी ये बंदा क्वार्टर रिजल्ट्स देने के लिए आया है, जब भी उसने हाथ ऐसा किया है या फिर उसके आई ऐसी विंक की है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हुई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या वो अच्छे रिजल्ट बताता है या बुरे रिजल्ट बताता है। जब भी ऐसी चीजें होने लग गई, वो कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है, और ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई जादू नहीं है, ये मशीन्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के हेल्प के द्वारा 2014, 15, 16 और इवन टुडे जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, हेज फंड्स अब इस तरह की स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं जिससे पता लग सके कि आने वाला रिजल्ट क्या हो सकता है, और रिजल्ट आने से पहले ये लोग अपने ऑर्डर्स पंच कर दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत तगड़ा वॉल्यूम मिल रहा है। और एक इंस्टेंस आपको बताता हूं। इस इंस्टेंस में क्या होता है कि बेसिकली आपको लगता है कि आप बेट कर रहे हैं किसी न्यूज़ के रिगार्डिंग, आप किसी वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी फार्मा कंपनी का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई खबर आने वाली है जिसपे कि आप बाय करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से लगाते हैं कि ये चीज़ क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। वहीं पर कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो विद इन माइक्रो सेकेंड्स निकाल रहे हैं कि दुनिया भर की 200 फार्मा टॉप कंपनीज जब भी कुछ इस तरह का निकालती हैं, इससे रिलेटेड निकालती हैं, उस टाइम पे इन 400 इवेंट्स में क्या रिजल्ट निकला था, तो इनको चार्ट वार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये सारा मैथमेटिकल मॉडल और कैलकुलेशन करके आपसे पहले ऑर्डर लगा दे रही है। दोस्तों, इस तरह के लोग राज करते हैं शेयर बाजार में, और इन्हें हम कहते हैं हेज फंड मैनेजर्स। मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है आजकल 15, 16, 17 साल की उम्र में, जिनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है शेयर बाजार का। इसमें से काफी ऐसे लोग हैं जो होनहार हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट उनका पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। उनको लगता है यार जब हमारे पास भगवान ने इतना बढ़िया दिमाग दिया है तो हम बनेंगे भैया फुल टाइम ट्रेडर। उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बॉस क्यों बनना है? भाई पैसा।
सर साल का एटलीस्ट 2-3 करोड़ रुपए तो हम इधर से कमा लेंगे। अब मैं इधर टोकने नहीं वाला हूँ, 2-3 करोड़ आराम से आप कमा सकते हो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है और आप पढ़ने में होनहार हो, तो क्यों हमारे देश में इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है, फाइनेंशियल लिटरेसी है? कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि आप अगर अपनी फील्ड में टॉप 25, टॉप 30 पे पहुंच जाते हो आने वाले 20 साल में, तो आप साल का, जी हां साल का 7,000 से 10,000 करोड़ रुपए एज सैलरी एंड बोनस कमा सकते हो। जी हां, 7,000 से 10,000 करोड़। एंड दिस इज द एवरेज सैलरी विच टॉप 25 हेज फंड मैनेजर्स हु आर वर्किंग एज एम्प्लॉयज आर अर्निंग। जो अपने फंड मैनेज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ये उनका एवरेज इनकम है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जिम साइमंस का तो नाम सुना होगा, उसके अलावा रे डालियो है, किन ग्रिफिन है, चेज कोलमैन है, काफी सारे ऐसे लोग हैं, और ऐसे करके ये टॉप 25। चलो अगर मान लो आप टॉप 25 पे भी नहीं आते हो, अगर आप टॉप 100 में भी आ जाते हो, तो आप ऑन एन एवरेज सालाना 400 CR, जी हाँ 400 करोड़। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यूएस में 400, अरे भैया यूएस ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जाके भी अगर आप 400 करोड़ कमाते हो, या भारत जैसी जगह में भी आप 50 करोड़ कमाते हो, मेरे दोस्त वो छोटी रकम नहीं है। थोड़ी रियलिटी में आओ। ये हमारा देश है जहां पर 5 लाख CTC पर एनम की सैलरी के लिए लोग लड़ धड़ रहे हैं, और हम यहाँ पे करोड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए। अब आपको ये समझना है, अब आप में से बोलोगे लेकिन ये सबको कहाँ मिलता है? तो भैया सारे ट्रेडर्स 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं क्या साल भर के? ये भी तो देखो, इट्स ओनली टॉप 2% ट्रेडर्स हु अर्न दिस काइंड ऑफ मनी, एंड लाइकवाइज इट वुड बी ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा प्रोफेशन लोगे, टॉप 2-3% पे रहेंगे। तो अब आपका इंटरेस्ट तो थोड़ा जगह होगा, स्पेशली यूथ का, कि यार फील्ड इतना पैसा इतना कमाया जा सकता है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो कमा सकते हो। तो पहला अपने दिमाग से ये मिथ हटा लो। ये फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट जाना है तो फुल टाइम ट्रेडर बन के कमा सकते हैं। नहीं, यू कैन इवन अर्न वाइल डूइंग अ जॉब इनटू अ हेज फंड। उसके लिए एक क्राइटेरिया रहता है, कुछ तरीका होता है। तो पहली बात समझते हैं, हमको जानना है। और दोस्तों अगर कुछ भी यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस पे आपको समझ आता है, समझने मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं, तो जितने ज्यादा लाइक होंगे उस हिसाब से मुझे पता लगेगा कि क्या आपको इसी सीरीज के और पार्ट्स चाहिए कि नहीं। तो इफ यू वांट कि इसी तरह के और इस पार्ट पे और सीरीज बने, तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बिल्कुल, ताकि इससे मोटिवेशन भी मिले, प्लस मुझे एक इंडिकेशन लगे वेदर यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। अब इसमें समझते हैं दूसरा पहलू इसका, कि ये जो हेज फंड्स हैं ये इतना कमाते कैसे। तो देखिए, हेज फंड इंडस्ट्री आइडियली आप देखोगे तो इसका इनफॉर्मल इनकॉर्पोरेशन 1800 से हो गया था विदेशी मार्केट में, लेकिन इट वाज ओनली इन लेट 90s जब इनको एक बहुत बड़ा स्पाइक मिला, बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो लेकिन उसके बाद क्या हो गया, धीरे 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 हल्का फुल्का रेगुलेशन आने लग गया। जैसे स्टीवन कोहेन जिनके हमने वीडियो बनाया था, उनका थोड़ा कांड हुआ। LTCM जिसका भी जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात करी, कांड हुआ। और जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी शेयर बाजार का सबसे बड़ा स्कैम, अगर देखा नहीं है तो जाके चेक कर लीजिए, तो उसमें जब हमने बात करी तो इस तरह की जब चीज़ें हुई, तो रेगुलेटर्स और बाकी सारे लोगों ने सोचा कि इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। पहले ये लोग नहीं बताते थे अपने क्लाइंट को हम कहाँ पे लगा रहे हैं। एक अनयूजुअल लॉकिंग पीरियड रहता था कि भैया 5 साल तक आप कुछ नहीं पूछ सकते हो, 5 साल बाद भी आप इतना इतना ही निकाल सकते हो, एटलीस्ट आपको 7 साल हमारे साथ रहना है। इस तरह की वो चीज़ें रहती हैं। ये लोग एक्चुअली में कमाते हैं अपने 2 तरीके से। इसमें एक चीज़ होती है मैनेजमेंट फी, और एक होती है आपकी जो कमीशन होता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये आइडियल इसको जो इंडस्ट्री में चलता है उसको हम 220 बोलते हैं, मतलब 2% ऑफ मैनेजमेंट फी। मतलब आप अगर इनके पास लेके जाते हो 10 करोड़ रुपए, तो आपको 1% तो पहले से ही आपको देना है कि वो मैनेज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज होंगे, इंटरनेट यूज होंगे, ये सारी चीजें यूज होंगी, और बाद में जो प्रॉफिट होगा उसका 20% शेयरिंग एक स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन जो हमारे इधर के जो टॉप हेज फंड मैनेजर्स है दुनिया के, वो इसको जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला पार्ट है उस पर कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 35% लेता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा डिबेटेबल होता है कि यार ये इतना सारा लेते हैं, बट स्टिल बड़े लोग इनके पास जाते हैं, बिकॉज ये लोग कंसिस्टेंटली इतना लेने के बाद भी सामने वाली पार्टी को 60 to 70% एनुअलाइज्ड रिटर्न देते हैं। तो एट द एंड सामने वाले को पैसे से मतलब है, वो पोस्ट टैक्स के बाद भी अच्छा खासा कमा लेता है। तो ये एक चीज हो गई। तो इनका मेन कमाई होता है ये शेयरिंग से। दूसरी चीज होती है, मैं ट्विटर पे जाता था आज से 1.5-2 साल पहले, मैं देखा था कुछ ऑप्शन सेलर्स और इन सब लोगों ने अपने प्रोफाइल में लिख दिया था हेज फंड मैनेजर। तब उनको शायद पता भी नहीं होगा, बायर्स ने भी लिखा था और कुछ ऐसे नॉर्मल ट्रेडर्स ने भी, वी आर हेज फंड मैनेजर्स। बॉस
हेज फंड मैनेजर में एक क्लाइंट को लाने से पहले उसका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 7 करोड़ रुपए, 7 से 7.5 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 7.5 करोड़ की नेटवर्थ है तभी आप हेज फंड में लगा सकते हो पैसा, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। दूसरी चीज है कि आपकी जो आमदनी होती है वो सालाना एटलीस्ट अबव 60 to 70 लाख रुपीज होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज आपकी 60 to 70 लाख रुपीज की आमदनी होनी चाहिए। तो पहली बात है, इसी के कारण काफ़ी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं और इसी कारण हेज फंड एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है। इतना बड़ा अमाउंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि सिर्फ सेठ लोग इतने तरीके के रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें पहले से ही एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है कि आपके पास जब इतना पैसा होगा तभी आप हमारे पास आओ, नहीं है तो बाय बाय टाटा खत्म। इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे चलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेटवर्थ उतना होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अब इसमें बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस होते हैं। इन द सेंस कुछ लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पे काफ़ी हेज फंड चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों के पास ऐसे एल्गोरिदम सिस्टम्स होते हैं जिनको हम कभी बीट नहीं कर पाते, और इनके जो प्रीमियम ब्रोकर्स होते हैं ये नॉर्मल ब्रोकर्स के साथ नहीं जाते, ये ऐसे बिकॉज ये नहीं चाहते कि भैया इन लोगों ने डिस्काउंट ब्रोकर में खोला, एक दिन वोलेटिलिटी बढ़ गई और उसके बाद कस्टमर केयर पे बढ़े, अरे भैया हम एग्जिट नहीं कर पा रहे, अरे भैया हम वो दूर वाला ऑप्शन नहीं खरीद पा रहे, आपने ब्लॉक किया। ऐसा नहीं चलता इनके पास। इनके पास प्रीमियम ब्रोकर्स रहते हैं। ये प्रीमियम ब्रोकर्स इनको प्रीमियम तो चार्ज करते ही है ब्रोकिंग का, प्लस बिकॉज ये लोग इतना ज़्यादा टर्नओवर करते हैं जिसके कारण ब्रोकरेज कंपनी को महीने महीने का 1-2-3 करोड़ का ब्रोकरेज जनरेट होता है इनके कारण। तो दे आर एक्चुअली प्रिवी टू सम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे ब्रोकर रिपोर्ट आने वाली है, ब्रोकर्स के एनालिस्ट ने कहीं से पता किया कि इस कंपनी का ये रिजल्ट रहेगा, तो उनके जो सबसे फेवरेट हेज फंड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इनको वॉल्यूम ला के दे रहे हैं उनको ये चीज़ देंगे। एआई और मशीन लर्निंग का मैंने एक एग्जाम्पल जो दिया ही है आपको स्टार्टिंग में, ये इस तरह की चीज़ें भी यूज़ हो रही है और ये चीज़ एडवांस होती जा रही है। पर अब ये सवाल उठता है कि भारत में क्या हेज फंड्स हैं? तो सवाल का आंसर है यस। क्या बहुत सारे? नहीं। एवरेज आई थिंक सो 7.5 बिलियन डॉलर का ही यहाँ पर हेज फंड का मार्केट जो एवरेज मैनेज कर रहा है, और उसका रीज़न दो है। पहला है हमारे रेगुलेटरी बॉडी, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रेगुलेशंस है जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 2012 में सेबी ने निकाला कि आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यहाँ पर एक हेज फंड मॉडल आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन उसके रूल्स इतने ज़्यादा हैं। इनफैक्ट हमारे थ्रू भी जब एप्लीकेशन गए हैं जो भी है, तो पूरा साल भर की बहुत सारे मगजमारी है, पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों हमारे देश में इतना ग्रे एरिया है और इनफॉर्मल वे में काफ़ी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, क्योंकि जिसको फंड मैनेज करना है वो भी आपको एक ट्रस्ट बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, और जिसको फंड मैनेज करने देना है वो भी इतने सारे रेगुलेटरी हैसल्स में फंसना नहीं चाहता। तो वो बोल रहा है कि बोले भाई यार ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है। तो इसी चक्कर में इंडिया के जो हेज फंड मैनेजर्स हैं वो यूके, यूरोपियन नेशंस और सिंगापुर में अपनी कंपनी किसी के साथ पार्टनरशिप करके सेटअप करते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको एक एस्टैब्लिश हेज फंड में जाके जो स्पेशली यूथ के लिए है वहाँ पर वर्क करना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसका पहला सबसे सिंपल प्रोसेस है, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम द टॉप 20 B schools of our country, at least top 20, so IIMs, SP Jain, ISB Hyderabad, something like that, आपको वहाँ से होना पड़ेगा। आप वहाँ से एक लीड एनालिस्ट बन के निकलोगे, 4-5 साल बाद आप एक सीनियर एनालिस्ट बनते हो, और उसके 7 साल बाद 6 से 7 साल के अंदर, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो 5 साल के अंदर, बाय योर 30s, अगर आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हो तो बाय योर लेट 30s, मतलब 34-35 के आसपास, 34-35 तक आप एक सीनियर मैनेजर तक आप प्रमोट हो जाते हो। 34-35, 30 से 35 के बीच में आप हो जाते हो, और इसके बाद नेक्स्ट लेवल यू कैन ईजिली बीन ड्रॉप्ड आउट बाय एनी हेज फंड मैनेजर, बिकॉज अब आपने 7-8 साल तक अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया। अब इसमें पहला कैच होगा, आधों के पास पेशेंस ही नहीं है, अरे यार इतना कौन वेट करे। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर मेहनत करके आप वो 26-27 पे भी उधर पहुँच जाते हो, 27-28 पे, और उसके बाद आपकी सालाना इनकम 5 करोड़ 6 करोड़ रहती, तो वो बुरा है क्या? आप एनीवेज यू आर गोइंग टू अर्न मोर देन 98% ऑफ द ट्रेडर्स। हाँ, मुझे आप में से काफ़ी लोग गालियाँ दोगे, ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक और आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो उसके अलग भी तरीके हैं, क्योंकि आप बोलते हो मेहनत इधर भी करनी है उधर भी करनी है, तो उधर करके आपको एक सिक्योर्ड वहां पर ये चीज मिलती है। समवन हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेल यू द रियलिटी। अभी फिलहाल में देश विदेश का सारा मिला दूं तो करीब 16,000
हेज फंड्स हैं हमारे, 16,000 प्लस हेज फंड्स है पूरी दुनिया में। इंडिया में वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारी इकोनॉमी को भी सूनर और लेटर ये चीज़ लगेगी, बिकॉज आज के टाइम पे हमारे इधर चलते हैं पीएमएस मैनेजर्स। तो पीएमएस मैनेजर्स सिर्फ इक्विटीज़ बाय कर सकते हैं, वो लोग सेल नहीं कर सकते। 50 लाख आपके पास मिनिमम होना चाहिए इनके पास रखने के लिए, तो ये सिर्फ बाय करते हैं। और यहाँ पर भी जब पीएमएस या हेज फंड चलाते हैं तो काफ़ी सारे लोग तो जब पैसा मिल रहा है वो ले लेते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति पेज इंडस्ट्रीज में घुसा होगा 500 रुपये में, लेकिन बिकॉज हेज फंड को पैसा बार बार मिल रहा है, पीएमएस को बार बार पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, नया व्यक्ति जब 10,000 रुपीज़ में पेज इंडस्ट्री तब भी इन्वेस्ट कर रहा है, 15,000 तब भी कर रहा है। तो जो हायर एंड में घुस रहे हैं, जो लेट घुस रहे हैं इस हेज फंड में, उन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, बिकॉज एलोकेशन और ये सबके लिए सेम होता है। तो इसी कारण काफ़ी सारे फंड हाउसेस बीच में पैसा नहीं लेते। रही बात पीएमएस की और हेज फंड की, तो पीएमएस और हेज फंड में सबसे मेन डिफरेंस यही रहता है कि हेज फंड्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, पीएमएस नहीं। अभी हाल फिलहाल में सेबी ने कुछ रूल बनाए हैं जिसमें कि 5-6% का कुछ एक्सपोजर ये लोग कमोडिटीज़ में पीएमएस को अलाउ कर रहे हैं, बट इन नटशेल पीएमएस शॉर्ट सेल नहीं कर सकता, हेज फंड कर सकता है। हेज फंड करेंसीज में कर सकता है, कमोडिटीज़ में कर सकता है, गोल्ड में कर सकता है, फॉरेन करेंसीज में कर सकता है, फॉरेन इक्विटीज़ में कर सकता है। लेकिन एक पीएमएस का जो प्लान है वो जिस चीज़ पे बना है, थीम जिस चीज़ पे बनी है वो वहीं पे कर सकता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये जो हेज फंड मैनेजर्स रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एक एवरेज आप टॉप 200-300 हेज फंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो जहां आप और मैं रात को बैठ के टिंडे की सब्जी खाते हैं, वहीं पर ये लोग 15-20 लाख के प्रॉन्स और क्रैब्स खा जाते हैं। 15-20 लाख के प्रॉन्स एंड क्रैब्स इनटू देयर डिनर्स। दिस इज द काइंड ऑफ लैविश लाइफस्टाइल। तो अगर आप उनमें से भी एक जन थे जो वो सोचते कि भैया मैं को ट्रेडर बनूंगा तो मेरी लैविश लाइफस्टाइल होगी, तो अब इस तरह की लाइफस्टाइल सोचो। जहां पर हम लोग यहाँ पे जाके बंगले खरीदते हैं, वहां पे वो लोग आइलैंड्स खरीदते हैं। जहां हम यहाँ पे जाके कुछ सेलिब्रिटीज जाके बोइंग खरीद लेते हैं, अपना जेट खरीद लेते हैं, वहां पर वो लोग मेगा यॉट खरीदते हैं, और वहां पर ये लोग मतलब एक नहीं 2-4 एरोप्लेन्स खरीद लेते हैं कि भैया घूमने फिरने के लिए थोड़ा काम आए, कोरोना हो गया, थोड़ा टहलने जाना है गार्डन में, तो एक एरोप्लेन ऊपर आए, छोड़ दे वहां पे। तो आपको समझना है पैसे की दुनिया है ये हेज फंड। लेकिन ये हेज फंड के और ऐसे कौन से राज हैं जो अभी तक आपसे छुपे गए? ऐसे कौन सी केस स्टडीज हैं जो आप लोगों से छुपाए गए? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हेज फंड जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत इलॉन्गेटेड टॉपिक है दोस्तों। तो ये मैं तभी कंटिन्यू करना चाहूँगा जब इस वीडियो को आपका एक रिस्पॉन्स आए कि हाँ यू लाइक दिस वीडियो, आप लाइक्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि मुझे पता लगे दैट येस यू आर इंटरेस्टेड मोर टू नो अबाउट दिस थिंग। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। डू यू वांट इट हेज फंड, ऑपरेटर का थर्ड पार्ट, कौन से स्टॉक्स को अवॉइड किया जाए, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कोई और दूसरा भी सजेशन है तो मेक श्योर राइट इट डाउन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।